चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है, चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। मुझे एक इंडस्ट्रियलिस्ट मिला, कहता है भाई साहब मैंने 3 साल पहले लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था, इंडस्ट्री के लाइसेंस के लिए। 3 साल में इन्होंने लाइसेंस नहीं दिया। अभी 4 दिन पहले मैं पैसे देके लाइसेंस लेके आया हूं। इंदिरा आवास योजना का अगर आपको मकान लेना हो तो 5,000 रुपए की रिश्वत देनी पड़ती है। अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो तो 5,000 रुपए की रिश्वत देनी पड़ती है। अगर आपको तलाटी की नौकरी लेनी हो तो 10 लाख रुपए लगते हैं। अगर आपको असिस्टेंट रजिस्ट्रार की नौकरी लेनी हो तो 33 लाख रुपए लगते हैं। अगर आपको डीवाईएसपी की ट्रांसफर करवानी हो तो 3.25 करोड़ रुपए लगते हैं। हर चीज के दाम फिक्स्ड हैं। बहुत ही ट्रांसपेरेंट सरकार है। पैसे दो और अपना काम करवाओ। मैं मन में सोच रहा था, इस तरह से मोदी जी ने गुजरात के अंदर भ्रष्टाचार खत्म किया और जब वो देश के प्रधानमंत्री मान लीजिए बन गए, खुदा ना खास्ता प्रधानमंत्री बन गए, तो इसी तरह से पूरे देश के अंदर हर चीज के दाम फिक्स हो जाएंगे। मोदी जी की अपनी कैबिनेट के अंदर एक से बढ़ के एक भ्रष्टाचारी मंत्री बैठे हुए हैं। बाबू भाई बोखरिया को 3 साल की माइनिंग स्कैम के अंदर भ्रष्टाचार में, माइनिंग के अंदर भ्रष्टाचार करने के लिए कोर्ट से 3 साल की सजा हो चुकी है, बेल मिली हुई है, जेल हो चुकी है और अभी भी वो मंत्री है। क्या मजबूरी है मोदी जी की? उसको निकाल क्यों नहीं देते? क्या इतने सारे गुजरातियों में, गुजरात के लोग बहुत अच्छे हैं, गुजरात के लोग बहुत ईमानदार हैं, क्या इतने सारे गुजरातियों के अंदर उनको अपना एक मंत्री बनाने लायक आदमी भी नहीं मिला? पुरुषोत्तम सोलंकी के ऊपर 450 करोड़ रुपए का मछली घोटाले का केस चल रहा है। क्या मजबूरी है मोदी जी की कि उन्होंने उसको अपने मंत्रिमंडल के अंदर रखा हुआ है? ऐसे लोगों को अगर मंत्रिमंडल के अंदर रखा हुआ है तो मैं सोच रहा था कि कल को अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनका कैसा होगा कैबिनेट? अमित शाह उनके होम मिनिस्टर होंगे। अमित शाह वो शख्स है जो एक औरत की जासूसी करते हुए पकड़े गए थे। उस औरत के पीछे उन्होंने अपनी गुजरात सरकार की पुलिस लगा दी थी। मैं ये सोच रहा था कि अगर अमित शाह देश के होम मिनिस्टर बन गए तो इस देश की किस किस औरत के ऊपर जासूसी की जाएगी, भगवान ही मालिक। येडियुरप्पा इस देश के टेलीकॉम मिनिस्टर होंगे, श्री रामुलु इस देश के माइनिंग मिनिस्टर होंगे। तो दोस्तों, आज मनमोहन सिंह की सरकार में ए राजा है, कपिल सिब्बल है, शरद पवार है और वही सरकार बदल जाएगी, चेहरे बदल जाएंगे, पार्टी बदल जाएगी, लेकिन आपकी जिंदगी वैसे की वैसे डूबती रहेगी। हमारी जिंदगी नहीं बदलने वाली, केवल पार्टियां बदलने वाली हैं दोस्तों। फिर मैंने गुजरात में हम लोगों ने किसानों से बातचीत की तो किसानों ने हमें बताया, गुजरात के किसान दोस्तों खून के आंसू बहा रहे हैं। गुजरात में किसानों ने हमें बताया कि उनकी जमीनें छीन छीन के अडानी और अंबानी को दी जा रही हैं। एक गांव के अंदर मैं गया, वहां पे एक किसान ने बताया कि जी मेरी 7.5 एकड़ जमीन होती थी, पहले गुंडे आए, फिर पुलिस आई, 5 साल पहले मेरी जमीन छीन ली, मेरे को आज तक 1 पैसे का मुआवजा नहीं दिया। मैं दूसरे गांव में गया, वहां के किसानों ने बताया कि हमारी जमीन का 50 लाख एकड़ रुपए का दाम था, मार्केट प्राइस 50 लाख रुपए पर एकड़ था। सरकार ने हमसे जमीन 1 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से छीन ली है। वहां भी लोग खून के आंसू बहा रहे थे। यही काम तो रॉबर्ट वाड्रा हरियाणा में करते हैं और यही काम मोदी जी गुजरात के अंदर करते हैं। फिर रॉबर्ट वाड्रा के अंदर और मोदी जी के अंदर दोनों में क्या फर्क हुआ? रॉबर्ट वाड्रा भी किसानों की जमीनें छीन छीन के बेचते हैं, कांग्रेस भी किसानों की जमीनें छीन छीन के बेचती है और मोदी जी भी किसानों की जमीनें छीन छीन के बेचते हैं। इन किसानों को उन्होंने 1 पैसा नहीं दिया और वही जमीन उन्होंने अडानी को 1 रुपए स्क्वायर मीटर के हिसाब से दिए, 1 रुपए स्क्वायर मीटर। दिस इज कॉल्ड क्रोनी कैपिटलिज्म and Mr. Narendra Modi represents the old style crony capitalists of this country. फिर किसानों ने हमें बताया कि मोदी जी के आने के पहले हमें कई चीजों पे सब्सिडी मिला करती थी। हम ट्रैक्टर खरीदते थे, हमें सब्सिडी मिलती थी, हम थ्रेशर खरीदते थे, हमें सब्सिडी मिलती थी। मोदी जी ने आने के बाद वो सारी सब्सिडी बंद कर दी।
किसानों को अपनी फसल के पूरे दाम नहीं मिल रहे हैं। इसीलिए जब से मोदी जी आए तब से लेके आज तक 800 किसान गुजरात के अंदर आत्महत्या कर चुके हैं। 800 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। और मोदी जी कहते हैं उन्होंने बहुत बढ़िया खेती का विकास किया। मैं देख रहा था एनडीटीवी के ऊपर एक रिपोर्ट दिखा रहे थे, उसमें एक किसान से पूछा गया उत्तर प्रदेश के अंदर, एक पत्रकार ट्रेन के डिब्बे में घुसा, उसने एक व्यक्ति से पूछा भैया किसको वोट दोगे उत्तर प्रदेश के अंदर? वो व्यक्ति कहता है जी नरेंद्र मोदी को। उन्होंने पूछा क्यों? बोले जी नरेंद्र मोदी किसानों के मसीहा हैं, मैं किसान हूं। ये झूठ फैलाया जा रहा है दोस्तों। अगर देश के किसानों को पता चल जाए कि गुजरात के अंदर किसान खून के आंसू बहा रहे हैं, अगर देश के किसानों को पता चल जाए कि नरेंद्र मोदी जी ने किसानों की जमीनें छीन छीन के अंबानी और अडानी को दे दी है, इस देश का एक भी किसान नरेंद्र मोदी जी को वोट नहीं देगा। एक भी किसान नरेंद्र मोदी। तो मीडिया ने ऐसा झूठ क्यों बताया? मीडिया ने गुजरात के बारे में झूठ लोगों को क्यों बताया? ये एक मन में प्रश्न उठता है दोस्तों, कल मैं फंड रेजर में था, एक व्यक्ति खड़ा हुआ, कहता देखिए सर आप अगर सारी स्टेटिस्टिक्स देखें तो गुजरात में कितना विकास हुआ। मैंने कहा बताइए क्या विकास हुआ? कहते हैं देखिए एग्रीकल्चर में 11% ग्रोथ रेट हुआ। ये मोदी जी अपने भाषणों में कहते हैं, मोदी जी अपने भाषणों में कहते हैं कि एग्रीकल्चर का 11% ग्रोथ रेट हुआ। दोस्तों आप गुजरात सरकार की वेबसाइट पे जाइए, 2006 कोई भी साल ले लीजिए आप, और उस साल का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन देखिए और 2012-13 का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन देखिए। हम लोगों ने कैलकुलेट किया है कि पिछले 5 सालों के अंदर देयर हैज बीन अ नेगेटिव एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट ऑफ -1.18%। सफेद झूठ बोलते हैं मोदी जी, खुलेआम झूठ बोलते हैं मोदी जी, और मीडिया वाले उसको दिखाते हैं, मीडिया वाले उसको क्वेश्चन नहीं करते। मैं अगर कुछ बोल दूं, मेरे ऊपर अरविंद ने 2 बेडरूम का मकान ले लिया, 3 बेडरूम का मकान ले लिया, 4 बेडरूम का मकान ले लिया। मैंने एक बार कहा सारे मीडिया वाले बैठ जाओ, एक बार डिसाइड कर लो जितने बेडरूम का कहोगे उतने का ले लूंगा मैं। 2 का कहोगे 2 का ले लूंगा, 3 का कहोगे 3। अरे वहां तो दिखा दो कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं, वहां पे नहीं दिखाते, गुजरात की सच्चाई नहीं दिखाते। तो पूछने का मन तो करता है मीडिया वालों से कि भाई गुजरात के बारे में आज तक पिछले 1 साल से झूठ क्यों बताया गया? पिछले 1 साल से झूठ का प्रोपेगेंडा गुजरात का क्यों किया गया? लेकिन कोई बात नहीं, जो हुआ तो हुआ। अभी भी 1 महीना बाकी है चुनाव का। क्या मीडिया वाले आज से गुजरात की सच्चाई दिखाने की हिम्मत करेंगे? दोस्तों इंडस्ट्रीज कहा जाता है कि मोदी जी बहुत इंडस्ट्रीज का बहुत विकास हुआ वहां पे। गुजरात गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर आप जाइए, पिछले 10 साल के अंदर 60,000 स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैव बीन क्लोज्ड डाउन इन गुजरात। 60,000 स्मॉल स्केल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज हैव बीन क्लोज्ड डाउन इन गुजरात। सो व्हाट इज द गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट? गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है कि किसानों की जमीन छीन लो, अंबानी और अडानी को दे दो, सारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बंद कर दो, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज बंद कर दो। अब इस देश को केवल 4 या 5 परिवार चलाएंगे, अंबानी, अडानी, टाटा और 3-4 और परिवार हैं, बस वो परिवार इस देश को चलाएंगे। ये मोदी जी का गुजरात का डेवलपमेंट मॉडल है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आप देश को भी अंबानी और अडानी को देना चाहते हैं? तो मन में ढेर सारे प्रश्न थे। जब मैं गुजरात गया था आखिरी दिन, मैंने सोचा मोदी जी से मिलके आते हैं। मैंने अपॉइंटमेंट नहीं लिया था, लेकिन कोई बात नहीं, अगर बिन अपॉइंटमेंट नहीं भी लिया था, मैंने सोचा कि देखेंगे अगर मोदी जी फ्री होंगे तो मिल लेंगे, नहीं फ्री होंगे तो मैं उनसे टाइम ले लूंगा। तो मैं चल पड़ा। उनके घर से 5 किलोमीटर पहले मुझे 1000 पुलिस वालों ने रोक लिया। मैंने कहा क्या हुआ? कहते हैं आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं है। मैंने कहा अगर अपॉइंटमेंट जिसके पास नहीं हो उसको 5 किलोमीटर पहले पुलिस रोकती है क्या? भाई मैं भी मुख्य
मुख्यमंत्री था, चाहे 49 दिन का ही था तो मुख्यमंत्री। मैं भी एक्स चीफ मिनिस्टर था। अगर एक्स चीफ मिनिस्टर किसी राज्य के प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर से मिलना चाहता है तो क्या उसको 5 किलोमीटर दूर 1000 पुलिस वालों को रोकना चाहिए? मैंने सोचा यार मोदी जी अगर एक बार ही बुला लेते, बैठ के चाय पिला देते, कहते केजरीवाल जी अभी बहुत बिजी हूं मैं, चुनाव के बाद बात करेंगे, तो एक इंसानियत, एक सभ्यता नजर आती है। मैं भी मुख्यमंत्री था, मेरे पास बहुत सारे लोग आते थे मिलने के लिए बिना अपॉइंटमेंट के। अगर टाइम होता तो मिल लेता था, अगर टाइम नहीं होता तो मेरे वेटिंग रूम के अंदर लोग उनको चाय पिला के बैठा देते थे। मैंने ऐसा तो कभी नहीं किया कि 5 किलोमीटर दूर उनको पुलिस वाले भेजकर बोल। इतना क्यों डरते हैं मोदी जी मेरे से? अगर टाइम होता तो मिल लेता था, अगर टाइम नहीं होता तो मेरे वेटिंग रूम के अंदर लोग उनको चाय पिला के बैठा देते थे। मैंने ऐसा तो कभी नहीं किया कि 5 किलोमीटर दूर उनको पुलिस वाले भेजकर बोल। इतना क्यों डरते हैं मोदी जी मेरे से? हेलीकॉप्टर से आते हैं, स्टेज पे उतर जाते हैं, भाषण देते हैं और फिर चले जाते हैं। यही हाल राहुल गांधी का है। हेलीकॉप्टर से आते हैं, स्टेज पे उतर जाते हैं और फिर हेलीकॉप्टर से वापस चले जाते हैं। इनको बताना पड़ेगा भाई साहब 1947 में ये देश आजाद हो गया था, राजा महाराजा खत्म हो गए थे, अब जनता से बात करनी पड़ेगी आपको। जनता कहती है राहुल जी बैठो हमारे साथ, बातचीत करो, चाय पियो हमारे साथ। मोदी जी से कहते हैं भाई साहब बैठो जरा सा, हमारे प्रश्न है, प्रश्नों के जवाब तो दो। ये हेलीकॉप्टर वाली राजनीति नहीं चलेगी, अब यह देश आजाद हो गया है। जनता बात करना चाहती है, मीडिया वाले बात करना चाहते हैं, इंटरव्यू करना चाहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते, जवाब ही नहीं देते किसी चीज के। तो ये जनतंत्र तो नहीं चलेगा, जिसको तो बदलना पड़ेगा। फिर दोस्तों, मैं अभी दिल्ली का जब मुख्यमंत्री था, एक दिन मेरे पास इस देश के बड़े बड़े गणमान्य लोग आए। उन्होंने मुझे एक लेटर दिया। उस लेटर के साथ उन्होंने कुछ कागज दिए। जब मैंने उसको पढ़ा तो मेरा माथा ठनक गया। उन कागजों के हिसाब से 1 अप्रैल से इस देश के अंदर भारी महंगाई होने वाली है। इस देश के अंदर सारी चीजें महंगी हो जाएंगी, खाने पीने की सारी चीजें महंगी हो जाएंगी, गेहूं महंगी हो जाएगी, चावल महंगे हो जाएंगे, दाल महंगी हो जाएगी, फ्रूट्स महंगे हो जाएंगे, सब्जियां महंगी हो जाएगी, बिजली महंगी हो जाएगी, ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे देश के अंदर कुछ गैस के कुएं हैं। ये गैस और पेट्रोल जमीन से निकलता है। हमारे देश में गैस के और पेट्रोल के कुएं हैं। सन 2000 में बीजेपी की सरकार ने हमारे गैस के कुछ कुएं उठा के मुकेश अंबानी को दे दिए कि आप इसमें से गैस निकालो और केंद्र सरकार को दे दो। मुकेश अंबानी को मैंने क्यों दिए गैस के कुएं? जरूर कुछ ना कुछ तो पैसे लिए। उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई। कांग्रेस की सरकार ने देखा हमको पीछे है, उन्होंने पैसे कमाए, हम कमाएंगे। गैस के कुएं से गैस निकालने की कीमत $1 पर यूनिट से भी कम आती है। कांग्रेस की सरकार ने आके उसकी कीमत कर दी $4 पर यूनिट। मुकेश अंबानी को उन्होंने $4 पर यूनिट देना चालू कर दिया। $1 की कॉस्ट है। अरे भैया प्रॉफिट 10% ले लो, 20% ले लो, 50% ले लो, 100% ले लो, 400% प्रॉफिट। $1 के $4 कर दिए। और अभी कर्नाटका के वीरप्पा मोइली ने चुनाव के कुछ दिन पहले बदमाशी करके उस गैस के दाम $8 कर दिए। $1 की चीज के $8। 1 अप्रैल से इस गैस के दाम $8 होने वाले हैं। ये गैस फर्टिलाइजर बनाने के काम आती है। अगर ये गैस महंगी हो गई तो फर्टिलाइजर महंगा हो जाएगा, फर्टिलाइजर महंगा हो गया तो खाने की सारी चीजें महंगी हो जाएगी। ये गैस बिजली बनाने के काम आती है। अगर ये गैस के दाम दुगने हो गए तो बिजली के दाम भी लगभग दुगने हो जाएंगे। ये गैस CNG में इस्तेमाल होती है तो इसका मतलब ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा।
तो दोस्तों, अगर 1 अप्रैल से गैस के दाम बढ़ते हैं तो मई जून तक आपको इस महंगाई का पता चलने लगेगा। देश की सारी चीजें बहुत भारी महंगी हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने चुनाव के जस्ट पहले इसके गैस के दाम मुकेश अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए कर दिए। क्योंकि कांग्रेस को लग रहा है दोबारा हमें तो आना नहीं है, जाने से पहले जितना पैसा कमा सकते हो कमा लो। तो मुझे कुछ लोगों ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी कुछ करेंगे। मैंने नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखी। मैंने कहा, मोदी जी, अगर आप देश के प्रधानमंत्री बन गए तो आप मुकेश अंबानी जी को $1 दोगे कि $2 दोगे कि $4 दोगे कि $8 दोगे? जनता आपसे जानना चाहती है कि इस गैस का क्या दाम दोगे। 1 महीना हो गया, उनका कोई जवाब नहीं आया। अभी जब मैं गुजरात गया तो मुझे पता चला उनका जवाब क्यों नहीं आ रहा, वो जवाब क्यों नहीं दे रहे। जब मैं अभी गुजरात गया तो गुजरात गवर्नमेंट का एक बहुत सीनियर ऑफिसर मुझसे मिलने आया। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है कि गैस के दाम $8 नहीं $16 होने चाहिए। होड़ लगी हुई है, कंपटीशन लगा हुआ है इन लोगों के बीच में। कौन मुकेश अंबानी की ज्यादा चमकी मारता है, दोनों में कंपटीशन लगा है। बीजेपी ज्यादा बड़ी चमकी मारती है कि मोदी जी ज्यादा बड़ी चमकी? वो कह रहे हैं $8 होना चाहिए, $16 होना। $1 की चीज के $16 देना चाहते हैं मोदी जी। तो आप समझ लेना कि अगर मोदी जी को वोट दिया, अगर आपने बीजेपी को वोट दिया, तो आपकी खाने पीने की चीजों के 4 गुना दाम हो जाएंगे, बिजली के 4 गुना दाम हो जाएंगे। ये मोदी जी करने वाले अगर वो जीतने आ रहे। मैंने उनसे पूछा